और हमारे देश में से कई साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अभूतपूर्व काम किए हैं और दुनिया को एक नया दृष्टिकोण देने में, बट उनका नाम कहीं भी शामिल नहीं है। एक हमारे देश के साथ प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, कोई बाहर कोई चीज़ कोई इन्वेंशन हो ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उनकी वैक्सीन उनकी दवा अच्छी, हमारे देश में वही चीज़ होगी नहीं, डाउटफुल है। हम अपने ही साइड, भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए जितने भी साइंटिस्टों ने रात दिन काम किया होगा, क्या उनके घर नहीं थे? बिल्कुल थे। तो हम लोग जो बात करते हैं कि बहुत जीवन कठिन होता है, सत्य में होता है। तो चीज़ क्या है ना, हमें क्या दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है खाली हम उस पर बात कर रहे हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जानते हो उनको, तो आप संदीपनी मुनि को भी तो समझो। बिल्कुल, है ना। आप जो भी स्टूडेंट रहेंगे, क्या हमने कभी सोचा कि आर्यभट्ट ने 0 दिया, क्या आर्यभट्ट के कोई गुरु थे? कभी नहीं। हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं इस स्तर पे? आज आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो, है ना, या कोई भी एग्जांपल ले लेते, अच्छे पोजीशन पे है, उनका भी तो कोई गुरु रहा होगा जो, तो वो इसका मतलब उससे ऊपर एक्सीलेंसी होगी। भारत में शिक्षकों वैज्ञानिकों को मुझे लगता है बहुत साइडलाइन किया गया है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो स्कूल लेवल पे शिक्षक हों, चाहे हायर एजुकेशन में शिक्षक हों, चाहे वो शोधकर्ता के रूप में हों, चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में हों, बहुत जल्दी साइडलाइन किया जाता है। और उसके पीछे कई कारण है, पॉलिटिकल, सोशल, कई कारण है। तो कुछ बातों को छुपा लिया जाए, कुछ बातों को जाहिर किया जाए, यही चल रहा है हमारे देश में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सतना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 30 नवंबर है और 30 नवंबर का दिन हमारे भारतीय इतिहास के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने पहला अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया था, और वो कई सारे क्षेत्र में जिन्हें एक महान गहरी रुचि भी थी और उस क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है, जिनका नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। और आज उन पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं अर्पित श्रीवास्तव जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, भारतीय वैज्ञानिक या विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी का क्या योगदान समझ में आ रहा है? देखिए, जो भी वैज्ञानिक स्तर पे काम हमारे देश में लोग करते हैं, वो उनको हमेशा से एक आइडियल मानते रहे जी, हैं। बिल्कुल। और अगर हम बॉटनी के क्षेत्र में बात करें, क्योंकि मैं लाइफ साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी मैं उसी फील्ड में लाइफ साइंस में ही मेरी जो है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी चल रही है जी। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो हमारे वनस्पति होते हैं, प्लांट्स हैं, जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें भी एक फीलिंग होती है, वो भी कुछ महसूस कर सकते हैं। ये सबसे पहले डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी ने ही बताया था। तो हम ये मानते हैं कि उस समय इस प्रकार से रिसर्च में अपने आप को टोटली डेडिकेट कर देना और इस तरीके से लोगों को आज के समय के लिए भी एक वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बने कि। और मैं आपको बताऊं, इनके जो स्टूडेंट के मैं आपको नाम बताता हूं, इनके स्टूडेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। अब एसएन बोस जो हैं, अब जो एसएन बोस थे, हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। 4th स्टेट ऑफ जो मैटर है, 3 बच्चों को पढ़ाया जाता है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है और उसका नाम है प्लाज्मा। 4था स्टेट ऑफ मैटर, और जो 5वां स्टेट ऑफ मैटर होता है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब और ये कौन से बोस हैं? ये सत्येंद्र नाथ बोस हैं। अच्छा। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जगदीश चंद्र बोस के नाम पे है, ऐसा नहीं है। असली स्टोरी ये कि जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं उनके नाम पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब ये किसके स्टूडेंट हैं? जगदीश चंद्र बसु के, राइट। तो जेसी बोस के स्टूडेंट के नाम पर एक आप देखिए कि स्टेट ऑफ मैटर का ही नाम है। तो हम ये मानते हैं कि भारत जैसे देश में वैज्ञानिकों की एक अपनी डोमेन रही है, उनका एक अपना साम्राज्य रहा है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि सिर्फ आज नहीं, पौराणिक समय से भारत के हम ऐसे वैज्ञानिकों की वजह से आज अपने अस्तित्व में जी रहे हैं। बिल्कुल, मतलब प्राचीन काल में भी कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ ना कुछ ऐसे शोध हुए हैं, आविष्कार हुए हैं जी, जिनकी वजह से हमारे भारत देश का नाम रोशन हुआ है जी। और जैसा कि भी आपने बताया है कि 3 जो स्टेट रहती हैं, एक गैस हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो प्लाज्मा कैसे रहता है? वो प्लाज्मा मतलब हार्ड रहता है, सॉफ्ट रहता है, वो नहीं, देखिए हर एक चीज की जो है एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्लाज्मा स्टेट एक अलग प्रॉपर्टी है। और उसी तरह बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब मैं आपको बताऊं, टोटल 32 प्रकार के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको अभी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मगर धीरे धीरे जब अपनी नॉलेज से वो बढ़ते हैं तो उनको 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बताए जाते हैं। इसके अलावा और टोटल मिला के 32 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो वो अपने आप में वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। हर एक प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। उनका शेप, स्ट्रक्चर, उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग रहती हैं, जिसकी वजह से उनके जो अस्तित्व है वो अलग अलग है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि भारत जैसे देश में हमारे ऐसे साइंटिस्ट थे, हैं और आगे भी चल रहे हैं, जो अपने अपने रिसर्च में इन चीज़ों में अपना योगदान दे रहे हैं। वर्तमान समय सर जिस प्रकार से आविष्कार हो रहे हैं और आविष्कारों के चलते कहीं ना कहीं देखिए जो आविष्कार होते हैं, शोध होते हैं, कुछ अच्छे भी माने जाते हैं, उपयोगी रहते हैं। उपयोग किया जाए तो वो उपयोग है और दुरुपयोग किया जाए तो खतरा बन जाता है। जी जी। तो अभी जो आने वाला समय है, भविष्य में मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या खतरे ऐसे हैं जो हम ये अनदेखे हैं, अभी नजर नहीं आ रहे हैं, वो आ सकते हैं? अब देखिए, अगर हम खतरों की बात करें तो एक बहुत पहले की बात बताता हूँ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, और न्यूक्लियर बम के आविष्कारक थे। अब न्यूक्लियर बम तो हम जानते हैं, 2 बहुत बड़े न्यूक्लियर बम जापान के शहरों पर गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी पर वर्ल्ड वार के दौरान। और उसी समय भारत में भी एक बोस थे जो क्रांतिकारी तौर पर भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। सोचिए कितने हमारे देश में नहीं, वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। अब आप देखिए कि ये लोग भारत को बनाने का काम कर। भारत एक राष्ट्र शुरू में 16 महाजनपदों में ये विभाजित था। मैं ये मानता हूँ कि भारत देश का जो निर्माण हुआ है, आप चाहे तो इसको एक बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझिएगा कि भारत राष्ट्र, नेशन की जब हम बात करते हैं, इसका जो 16 जनपदों का जो महाजनपद थे, हाँ, इनकी यूनिटी जब हुई, इनकी यूनिटी कब हुई? जब एक मात्र राजा रह गए, युधिष्ठिर, जो कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बने, और उसके बाद उनके जो पौत्र थे, मतलब जो अभिमन्यु के पुत्र थे, कौन थे? राजा परीक्षित थे। अब राजा परीक्षित के बाद की जो वंशावली है, अगर आप धीरे धीरे उसमें आप बढ़ेंगे आगे, तब हमको एक भारत का नक्शा दिखाई देने लगेगा जो एक मत है, जो एकता है, जो भारत भूखंड की हम बात करें वो एक है ना। अब वो 16 महाजनपद की बात ही नहीं हो रही। उसके बाद नंद वंश आता है, फिर चाणक्य की कहानी शुरू होती है। तो धीरे धीरे हम ऐसे बढ़ेंगे जी। और इन्हीं बढ़ते हुए युग में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे सेंचुरियां बदलती गईं तो एक साइंटिस्ट का नाम निकल के आया, सर एल्फ्रेड नोबेल, फादर ऑफ डायनामाइट। जब उन्होंने देखा कि हमने एक ऐसा धमाकेदार चीज़ बना दी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इससे जो है विश्व में शांति अशांति फैलेगी। तो शांति के लिए उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़, उनके नाम पे ये पुरस्कार रखा गया और आज भी वो दिया जाता है। 2014 में आखिरी भारत में डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी को ये अवसर मिला था भारत के जी। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं, तो शुरू में मतलब कई लोगों को इस तरीके से सम्मानित किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से काफ़ी लोगों को सम्मानित भी किया गया है। और जहाँ पे आप असावधानियों की बात कर रहे हैं, दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं, उसी में जैसे अभी हमने बताया कि एल्फ्रेड नोबेल थे, तो उन्होंने इस तरीके से अपने आप को रिटेलिएट किया। फिर एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, और हिरोशिमा नागासाकी की घटनाओं के बाद उन्होंने वो समझ गए थे, उन्होंने पता है भगवत गीता की कोट बोली। अच्छा। उन्होंने कि
मैं भी दुनिया का जो है डिस्ट्रॉयर बन गया हूँ। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है कि मैं सब कुछ समाप्त भी कर सकता हूँ। तो मुझे अपने अंदर उसी प्रकार की फीलिंग आ रही है। हालांकि उन्होंने कोट किया कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, बट क्योंकि उनको उसके रिजल्ट्स पता चल गए थे कि ये कितना खतरनाक है। और आज हम देखिए कि न्यूक्लियर वॉर के ऊपर बैठे हैं। हर देश इस समय न्यूक्लियराइज्ड हो रहा है और हो चुका है। सबके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जिस तरह से आपने बताया कि जो आविष्कार हो रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम विश्व शांति की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस हथियार को हमें कहीं छुपाना पड़ेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयार नहीं। अगर आप हम पे अटैक करोगे तो वी आर ऑल्सो रेडी टू गिव यू द स्टेटमेंट। बिल्कुल। और जैसा कि जगदीश चंद्र बोस जो थे 30 नवंबर और 1858 को वो जन्मे। उस समय जब जो वो जन्मे तो वो बांग्लादेश अभी कहा जाता है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी। हाँ, पहले वो भारत आजाद तो था नहीं उस समय। हाँ बिल्कुल। अविभाजित भारत था वो। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, कई सारे ऐसे युवा वैज्ञानिक जो हैं रिसर्च पे लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, अब वैज्ञानिक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है भारत जैसे देश में। अब हमारे देश की जीडीपी, और अगर हम दूसरे देशों से इसको कंपेयर करें, कितना प्रतिशत जीडीपी हमारे देश की सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करती है, सबसे पहले सवाल इस पे होना चाहिए। कितना परसेंट जीडीपी पिछली सरकार से नई सरकार ने बढ़ाया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हर विद्यार्थी को वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन से अवसर दिए जाते हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, हम जब भारत देश की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत, और हर साल लाखों नहीं करोड़ों बच्चे पास आउट होके निकल रहे हैं स्कूल से, फिर हायर एजुकेशन से। आप ये बताइए, आपके पास सीट कितनी है? आईआईटीज़ में आपके पास सीट नहीं है, मेडिकल में आपके पास सीट नहीं है ना? इसरो में कितने बच्चे जाते हैं, है ना? तो अगर आप के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है सभी को इनटेक करने की, तो हम सभी बच्चों को तो वैज्ञानिक बना नहीं सकते। सही है ना? कुछ जो सुपर माइंड्स होते हैं उनके लिए अलग से टेस्ट होते हैं। और हालांकि सिर्फ कोई एक ऐसी फील्ड नहीं है। आप एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, प्लांट, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे रिसर्चर बन सकते। इवन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पे जो लोग रहते हैं वो लोग भी एक रिसर्च कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं मानसिक और शारीरिक तरीके से। देखिए, सरकार ने कुछ ऐसे फंड, स्कॉलरशिप की स्कीम बनाई है जिसके तहत कुछ विद्यार्थियों का चयन किया जाता है जो कि शोध करते हैं, शोधकर्ता कहलाते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। पीएचडी एक अच्छा माध्यम है जिसमें जिनको रिसर्च की तरफ जाना है वो उसमें जा सकते हैं, मगर ये पेशेंस की चीज़ है। रिसर्च करना, वैज्ञानिक बनना बहुत बड़ा पेशेंस मांगता है, सत्य मांगता है और आपकी ऑनेस्टी मांगता है। अच्छा, एक वैज्ञानिक बनने में मतलब कौन कौन सी ऐसी खुद की चुनौतियां हैं जो हमने ऐसा सुना है कि जो वैज्ञानिक रहते हैं वो हमेशा अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता, कहाँ कौन क्या कैसा है, यहाँ हालांकि यहाँ तक भी कि उनके घर वालों से ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। वो अपना ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो अपने ऊपर ही डालते हैं, सोचते रहते हैं। उसके बाद वो न्यूटन कहलाते हैं। अच्छा है कि नहीं? तो क्या वैज्ञानिक बनना है इतना ही कठिन है या फिर क्या, किन शब्दों में? देखिए, किसी भी देश के आप वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक बनने के लिए खुद को आत्मसमर्पित करना पड़ता है जी। आप छोटी सी भी रिसर्च करते हैं या बड़ी कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको अध्ययन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का जो है स्टडी करनी पड़ती है आपको उसके पहले कि कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। और उसके बाद एक नए तौर पे आपको देखना पड़ता है कि
जो काम आप कर रहे हो क्या वो आगे लाभदायक है या नहीं, कैसे वो समाज को, कोई भी देखिए रिसर्च होती है हमारे देश में। अभी बहुत रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन बेस्ड रेलवे ने एक अपनी ट्रेन बहुत जल्दी भारत में शुरू होगी हाइड्रोजन बेस्ड। तो फ्यूल इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत सरकार ने कोशिश की कि हाइड्रोजन बेस्ड अब हम ट्रेन चलाएंगे, उसकी क्या। तो अब आप सोचिए कि भारतीय रेल भी रिसर्च कर रही होगी। तब आज पहले हम लोग डीजल कोयले पे चलते थे, फिर स्टीम इंजन थे, फिर हम धीरे से जो है डीजल इंजन पे आए, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन आई, और अगर अब हाइड्रोजन इंजन आ जाएंगे हमारे रहते रहते तक, तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी, और ये सिर्फ रिसर्च के बदौलत ही पॉसिबल हो पाया। कहाँ पहले टेलीफोन भी नहीं था, फिर टेलीफोन आया, फिर उसके बाद मोबाइल आया, तो चीज़ें दौर बदलता है। मगर जो हमारी अंदर की जो ऑनेस्टी है, जो काम करने का एथिक्स है, वो नहीं चेंज होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को जो एम लेके चलते हैं शोध करने का, वैज्ञानिक बनने का, उनके अंदर थोड़ी सी एक पेशेंस की जो हम बात करते हैं, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आप या तो फिर आप दूसरा आप लाइन यूज़ करिए, चूज़ करिए, और उसमें आप आगे बढ़िए। क्योंकि वैज्ञानिक बनने में जिन बातों का आपने जिक्र किया वो कहीं ना कहीं सत्य है कि दिखाई देती हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बढ़िया एग्जाम्पल हमें नहीं लगता कि भारत जैसे देश में विद्यार्थियों के लिए कोई हो सकता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं आज वो लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं जी। तो एक हिसाब से अगर बात करें, वैज्ञानिक का जो जीवन रहता है वो कहीं ना कहीं चुनौतियों से भरा रहता है जी, जी। और अगर किसी वैज्ञानिक को सारी चीजें में, अगर कोई वैज्ञानिक बाहरी चीजों में भी इंटरेस्ट रखता है और अपने काम पे भी फोकस कर रहा है, तो क्या संभावनाएं नजर आती हैं कि वो अपना रिसर्च कर पाएगा, या फिर क्योंकि कई सारे लोग रिसर्च में ही फेल हो जाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हमारे देश के कुछ साइंटिस्टों का मैं आपको नाम बताता हूँ जो एंशियंट टाइम से, पुरातन समय से हमारे साथ रहे हैं। भास्कर हो गए, आचार्य भास्कर हो गए, आचार्य आर्यभट्ट हो गए, आर्यभट्ट है ना, रामानुजम हो गए, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मगुप्त हो गए, तो ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ना, ये बहुत बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट हैं भारत के। किसी ने ज़ीरो दिया। अब आप सोचिए, न्यूटन्स लॉ मान लेते हैं, आइजैक न्यूटन ने जो है ये लॉ दिया था, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स के नाम पे वो लॉ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कि ये कॉपीराइट है, ये उनका पेटेंट हो गया। इन दिस वे वी यूज्ड टू से थर्ड लॉ, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने लॉज दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कंप्यूटर था, AI था, उनके पास नोटपैड था। बाहरी चीज़ों की जो आपने बात की ना, वो बाहरी समाज में रहकर उन चीज़ों का अध्ययन किया उन्होंने। आइंस्टीन ने E=mc² दिया, तो कौन सा उनके पास लैपटॉप था या वो कोई बहुत सुपर कंप्यूटर था? बिल्कुल सही है। बाहरी चीज़ों का अध्ययन करके, लोगों की बात सुन के, चलने के तरीके को देखकर, रिएक्शन और उसके प्रति जो उसका एक्शन है उसको देखकर ही तो आज ये साइंटिस्टों ने थ्योरी बनाई। तो साइंटिस्ट का मतलब होता है कि वो दुनिया से अलग होते हुए भी दुनिया के लिए काम कर रहा है जी, है ना। और ये साइंटिस्ट, अगर आज अब देखें भारत की अगर हम बात करें, तो भारत की भूमि पे पैदा हुए वैज्ञानिक देना जानते हैं। अगर आर्यभट्ट ने, हम मान लेते हैं कि ज़ीरो दिया, हालांकि कुछ स्क्रिप्ट्स में ये भी पाया गया है कि आर्यभट्ट से पहले भी सांख्यिकी अगर नहीं थी तो कुछ ऐसे सिंबल्स थे जिसका वैज्ञानिक इस्तेमाल करके खगोलीय घटनाओं पे कार्य करते थे। नहीं तो आज हमारी जो ऋषि प्रसाद और ये जो राम नारायण कैलेंडर बने हैं, जिसको आप बोलते हो कि हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है, और हाँ, अंकों का ही तो खेल है ये। हाँ, तो ये सब आंकड़ों का खेल है, और कब पृथ्वी, कब सूर्य ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण, तो ये सारी गणनाएं पहले से हो रही है, पहले से। तो अगर हम मान लेते, चलिए आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया, तो क्या हम उसका नाम आर्यभट्ट रखा? उन्होंने शून्य बोला, इंग्लिश में उसको ज़ीरो बोला गया, ज़ेरोथ, ज़ीरो हुआ लैटिन लैंग्वेज से। तो हम तो 0 1 2 3 4 पढ़ते ना, हम तो आर्यभट्ट 1 2 3 4 नहीं पढ़ते ना, तो नाम नहीं दिया गया। और हमारे देश में से कई साइंटिस्ट हुए जिन्होंने
अभूतपूर्व काम किए हैं और दुनिया को एक नया दृष्टिकोण देने में, बट उनका नाम कहीं भी शामिल नहीं है। एक नाम और मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर जीएन रामाचंद्रन। डॉक्टर जीएन रामाचंद्रन ने प्रोटीन केमिस्ट्री में बहुत वर्क किया है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से बनता है और वो सभी अमाइनो एसिड से एक पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का बहुत ही अहम हिस्सा है वो। और उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक बार ग्राफ बनाया जिसको बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। और उनके साथ 2 साइंटिस्ट और थे और ये पढ़ाया जाता है बच्चों को जो हायर एजुकेशन में बायोटेक्नोलॉजिस्ट और बायोइन्फॉर्मेटिशियंस होते हैं, प्रोटीन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अभी हाल ही में इसी साल नोबेल प्राइज़ मिला है उन्हीं के काम की तरह कुछ साइंटिस्टों को जो है दिया गया है नोबेल प्राइज़, उन्हीं लोग को दिया गया है ये अवार्ड। और जिस दिन उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला मैंने सोचा, मैंने ये लिंक्डइन में पोस्ट भी किया कि वेयर इज़ ही, और ही के नीचे मैंने लिखा सर रामाचंद्रन। तो आई हैव रिटन एन आर्टिकल अबाउट दैट पर्सनालिटी और मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन वर्क है क्योंकि मैं भी उसी फील्ड का हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे साइंटिस्टों ने इतनी बड़ी चीज़ दी और आज तक उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। भारत सरकार ने जिस तरीके से आज हम बात करते हैं ना कि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS की बात यूजीसी करती है, स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है। आप पहले रिकॉग्नाइज करिए अपने साइंटिस्ट को। बच्चे जिसको आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर जो उसके बारे में जानकारी रखते हैं उनको बाद में बताइए, पहले आप उनको रिकॉग्नाइज करिए। बिल्कुल। हमारे देश के साथ प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, कोई बाहर कोई चीज़ कोई इन्वेंशन हो ना, वेरी गुड बहुत बढ़िया, उनकी वैक्सीन उनकी दवा अच्छी, हमारे देश में वही चीज़ होगी नहीं डाउटफुल है। हम अपने ही भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए जितने भी साइंटिस्टों ने रात दिन काम किया होगा, क्या उनके घर नहीं थे? बिल्कुल थे। तो हम लोग जो बात करते हैं कि बहुत जीवन कठिन होता है, सत्य में होता है। अब सोचिए जो कोरोना वायरस जिससे लोग मर रहे थे, दिन रात मर रहे थे, साइंटिस्ट उसको जीवित रख रहे थे ताकि हम उसके ऊपर वैक्सीन टेस्ट कर सकें और तब हमको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको बचाना है लोगों को। और आज हम मान लेते हैं कि उस वैक्सीन से हम जीवित हैं, हालांकि बहुत सारे प्रिकॉशन सामने कॉशन आ गए हैं कि ये वैक्सीन लगाने से ये प्रॉब्लम होती है। हर दवा कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट लेके आती ही है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत की वजह से ऐसा हुआ, फॉरेन की भी बहुत सारी दवाएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ अगर हम एक्सेसिव करेंगे तो हम पे प्रॉब्लम आएगी। तो हर जगह देखिए लूप होल्स है। बिल्कुल। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम उसको जल्दी से जल्दी बेहतर बनाने की तरफ काम करें। और पहले के ज़माने में इतने संसाधन भी नहीं रहते थे वैज्ञानिकों के पास की, जैसे आपने बताया ना तो कंप्यूटर था ना तो इतना मॉडर्न कल्चर था, बिल्कुल कुछ नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने अपने आविष्कार पे या अपने शोध पे ध्यान दिया। और आजकल तो इतना सब कुछ होते हुए भी और कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वैज्ञानिक काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके मुताबिक उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अब उसके पीछे देखिए बहुत, अब क्या है ना, समय बदल गया है, लोगों की प्रायोरिटियां चेंज हो गई हैं। अब पहले जैसे और हर कोई हमारे देश में अब्दुल कलाम बन नहीं सकता, है ना। अब उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, मगर अब्दुल कलाम भी ये जानते होंगे कि हमारे बाद कोई तो हो ऐसा, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे अभी देखिए जब भारत मार्स पे गया, भारत चांद के उस हिस्से पे पहुंचा जहां तक कोई नहीं पहुंचा था, है ना। तो इसरो ने अपनी कोशिशों से जीत हासिल की। क्या उससे पहले हम किसी साइंटिस्ट का नाम जानते थे, या आज भी हम किसी साइंटिस्ट का नाम जानते हैं? पूरे टीम वर्क रहे। मगर जिस पे वो पिक्चर बनी जिस दिन, हमको एक्टर का नाम मालूम है। बिल्कुल है ना, ये चीजें हैं। तो चीज क्या है ना, हमें क्या दिखाया जा रहा है, हमें क्या दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है खाली हम उस पर बात कर रहे हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जानते हो उनको, तो आप संदीपनी मुनि को भी तो समझो। बिल्कुल, है ना। आप जो भी स्टूडेंट रहे होंगे, क्या हमने कभी सोचा कि आर्यभट्ट ने जीरो दिया? क्या आर्यभट्ट के कोई गुरु थे? कभी नहीं। हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं इस स्तर पे? आज आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो, है ना, या कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे पोजीशन पे है, उनका भी तो कोई गुरु रहा होगा जो, तो वो इसका मतलब वो उससे ऊपर एक्सीलेंसी है उनकी। भारत में शिक्षकों, वैज्ञानिकों को मुझे लगता है बहुत
साइडलाइन किया गया है बहुत ज़्यादा। चाहे वो स्कूल लेवल पे शिक्षक हों, चाहे हायर एजुकेशन में शिक्षक हों, चाहे वो शोधकर्ता के रूप में हों, चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में हों, बहुत जल्दी साइडलाइन किया जाता है। और उसके पीछे कई कारण हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कई कारण हैं। तो कुछ बातों को छुपा लिया जाए, कुछ बातों को जाहिर किया जाए, जी। यही चल रहा है हमारे देश में। तो साथियों, आज जो चर्चा शुरू हुई हमारे जगदीश चंद्र बोस जी के जीवन पर, और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। बात इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक बनना इतना आसान नहीं है, और उनके लाइफ की क्या रूटीन रहती है, डेली रूटीन क्या रहता है, और कौन कौन सी ऐसी विसंगतियां हैं जिसकी वजह से एक वैज्ञानिक जो है अपने लक्ष्य पर काम तो कर रहा है, लेकिन कई बार उसका नाम नहीं हो पाता है। जैसा कि सर ने बताया कि न्यूटन ने अपना नाम रख दिया, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, लेकिन जीरो के शोधकर्ता अगर अपना नाम लगाते तो सोचिए वो 0, 1, 2, 3, 4, फिर हर एक अंक के आगे उनका अगर नाम लगता तो फिर संख्याएं गिनने में कितनी प्रॉब्लम्स होती। तो कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो एक मैसेज भी है, एक सोचनीय विषय भी है, और बाकी आप क्या राय रखते हैं वैज्ञानिकों के प्रति, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए, और कहीं ना कहीं ये वीडियो हमने अपने दर्शकों के लिए जो बनाया है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ इंक्लूड की हैं हमने। बिल्कुल, वीडियो देखने के लिए साथियों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत